नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल के बिहार दौरे से एनडीए में मची खलबली की, नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की। जानेंगे पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे पर क्यों उठे सवाल, विजय माल्या ने देश छोड़ने से पहले किससे की थी मुलाकात, देखेंगे अब्बास अंसारी की सजा पर अखिलेश के सवालों को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टेस्ला चीफ एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में मिला लाइसेंस, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए मिली इजाजत, दूरसंचार मंत्रालय ने दिया लाइसेंस। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को हाईकोर्ट से मिली राहत, कोर्ट ने दिया आदेश, अगली सुनवाई तक के एससीए के खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर रहेगी रोक। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रख दी बड़ी मांग, पीएम मोदी से कहा मेरा तो डिमोशन हो गया, जल्दी ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की जताई उम्मीद। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 746 अंकों की जबरदस्त उछाल के साथ 82,188 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 252 अंकों की तेजी के साथ 25,003 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी बिहार पहुंचे। वैसे राहुल गांधी के दौरे में रुकावट डालने की कोशिशें तो बहुत की गई, लेकिन एनडीए की सरकार राहुल को इस बार रोक नहीं पाई। राहुल पहले गयाजी पहुंचे, फिर नीतीश के गृह जिले नालंदा के राजगीर में अति पिछड़ा वर्ग के लोगों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम नीतीश पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा राहुल ने, देखिए रिपोर्ट में। राहुल गांधी ने राजगीर के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अति पिछड़ा समाज के लोगों के साथ संवाद किया। राहुल 27 मई को ही राजगीर आना चाहते थे। राजगीर नालंदा जिले का हिस्सा है, जो सीएम नीतीश का गृह जिला है। ऐसे में राहुल को रोकने की कोशिश भी हुई। उन्हें सम्मेलन के लिए कन्वेंशन सेंटर नहीं मिल पाया, जिसके चलते 27 मई का कार्यक्रम 6 जून को करना पड़ा। लेकिन राहुल के तेवर में कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने राजगीर में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को व्यापार बंद करने की धमकी दी, जिसके चलते सीज फायर हुआ और राहुल ने इसी को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा राहुल ने एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी हर भाषण में कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। जाति जनगणना की बात के बाद कहते हैं कि भारत में जाति नहीं है। अगर जाति नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? राहुल ने कहा कि देश की 90% आबादी की सत्ता और फैसलों में कोई भागीदारी नहीं है। मुझे अपने देश की सच्चाई जाननी है, इसलिए मैं देश का एक्सरे करना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य है जातीय जनगणना। मैंने संसद में पीएम की आंखों में आंख डालकर कहा कि देश में जाति जनगणना होकर रहेगी। इसके साथ ही राहुल ने बिहार सरकार पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने पहले बिहार की पुरानी परिभाषा सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कहा, लेकिन नई परिभाषा क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार कहा। उन्होंने कहा कि जापान, कोरिया, चाइना, वियतनाम में बिहार से सोच गई, लेकिन आपकी सरकार ये सब भूल गई। बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। राजगीर के बाद राहुल गयाजी पहुंचे, जहां महिलाओं से संवाद किया। राहुल के सीधे हमले से बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है, तो उससे ज्यादा परेशान बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिख रहे हैं। राहुल नीतीश के गृह जिले नालंदा के राजगीर पहुंचे, तो उससे पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। नीतीश के दिल्ली पहुंचने की खबर से एनडीए में भी चिंता दिख रही है। तो क्या है नीतीश का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में तनाव बढ़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी के सहयोगी सहज नजर नहीं आ रहे और अब नीतीश कुमार सीधे दिल्ली पहुंच गए। महज 12 दिनों के अंदर उनका ये दूसरा दिल्ली दौरा है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो हाईकमान से डायरेक्ट बात करने दिल्ली आए हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि उनका ये दौरा राजनीतिक नहीं है। जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश का कार्यक्रम है और उसमें शामिल होने के लिए वो दिल्ली आए हैं। लेकिन उनके दौरे ने सियासी हलकों में चर्चाओं को जोर दे दिया है, क्योंकि नीतीश मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक ये आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया कि एनडीए का सीएम फेस नीतीश ही रहेंगे। इस बीच अब बिहार की सियासत में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की भी एंट्री हो गई है। चिराग कह तो रहे हैं कि सीएम नीतीश ही रहेंगे, लेकिन उनका ये दावा महज सियासी बयान है या हकीकत?
ये फिलहाल नहीं बताया जा सकता। ऐसे में नीतीश की हाईकमान से नाराजगी बढ़ती जा रही है। वैसे बीजेपी की टेंशन केवल नीतीश ही नहीं बढ़ा रहे, एनडीए के बाकी सहयोगी भी तेवर दिखा रहे हैं। हम प्रमुख जीतन राम मांझी पहले से ही 20 सीटों की मांग कर रहे हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा ने 8 जून को बड़ी रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। मुजफ्फरपुर में इस रैली के जरिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अपनी ताकत दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी इस वजह से है क्योंकि कुशवाहा को लगता है कि उन्हें डुबाने की कोशिश हो रही है। वो चेतावनी भी दे चुके हैं कि वे जिस नाव पर सवार हैं, अगर उन्हें डुबाने की कोशिश हुई तो वो नाव भी डूब जाएगी। वहीं चिराग पासवान की भी पार्टी एलजेपीआर इसी दिन आरा में रैली निकाल रही है, जिससे साफ है कि एनडीए के दल आपस में ही लड़ रहे हैं, जो विपक्ष के लिए तो मौका है, लेकिन बीजेपी खेमे में टेंशन बढ़ी हुई है। नीतीश दबाव में दिख रहे हैं, चिंता सीएम पद को लेकर है। नीतीश को उम्मीद थी कि पीएम मोदी उनकी उम्मीदवारी पर मोहर लगा देंगे, लेकिन पीएम ऑपरेशन सिंदूर का ही जिक्र करते दिख रहे हैं। आज वो जम्मू कश्मीर में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठा दिए। देश को आईफल टावर से ऊंचा रेलवे ब्रिज मिल गया है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। लेकिन पीएम मोदी का ये जम्मू कश्मीर दौरा सवालों से घिर गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये पहली बार पीएम मोदी राज्य के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इसमें आतंकवाद, पाकिस्तान और टूरिज्म का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसा दी, लेकिन ये सब केवल उनके भाषणों में ही सीमित रह गया। हकीकत में पीएम मोदी पहलगाम भी नहीं गए, ना ही इस घटना के पीड़ितों से जाकर मुलाकात की, जिस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए, हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भद्दे भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया। लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का वक्त आया है। और यही अंतर है उनमें और यही अंतर है हमारी सरकार में। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा, हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है। पार्टी ने कहा कि जब तक उन आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं कि सिंदूर के सौदागर अपनी चुप्पी तोड़ो। ऐसे में अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन सवालों का मोदी सरकार क्या जवाब देती है। उन आतंकियों पर आखिर कब तक कार्रवाई होती है। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की बात तो की, लेकिन इस मामले में पीड़ितों से मुलाकात नहीं की, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए। तो सवाल बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए हजम कर देश से भाग गए विजय माल्या भी उठा रहे हैं। माल्या ने कहा है कि वो सेटलमेंट के लिए तैयार हैं और इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो क्या कहा माल्या ने, देखिए रिपोर्ट। भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में माल्या ने दावा किया कि मार्च 2016 में भारत छोड़ने से पहले उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से संसद में मुलाकात की थी और उन्हें लंदन जाने की जानकारी भी दी थी। माल्या ने कहा कि उन्होंने जेटली से बैंकों के साथ कर्ज का सेटलमेंट करने की भी बात कही थी। माल्या का कहना है कि वो भागे नहीं, बल्कि एक पहले से तय यात्रा पर गए थे और भारत में मीडिया ट्रायल और कानूनी कार्रवाइयों के कारण वापस नहीं लौटे। विजय माल्या के इस दावे ने सियासी हलचल मचा दी है। माल्या के इस दावे को लेकर कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर लिखा, जनता के टैक्स के 9,000 करोड़ से ज्यादा लेकर भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्होंने देश छोड़ने से पहले तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली को बताया था कि वो लंदन जा रहे हैं। इस देश से जितने भी घपलेबाज पैसे लेकर विदेश भागे हैं, उन सब की मदद बीजेपी ने की है और ये बात फिर से साबित हुई है। माल्या ने पॉडकास्ट में यह भी कहा कि अगर उन्हें भारत में निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिले तो वो लौटने पर विचार कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बैंकों ने उनकी सारी देनदारी वसूल कर ली है। हालांकि उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल और विदेशों में प्रॉपर्टी खरीदने के आरोप उनकी माफी पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल माल्या लंदन में अपनी आलीशान हवेली में रह रहे हैं और भारत में उनके प्रत्यर्पण का मामला चल रहा है।
उनके दावों ने बैंकिंग सिस्टम, सरकारी जवाबदेही और कानूनी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या माल्या कभी भारत लौटेंगे? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। माल्या ने साफ कर दिया कि मैंने अरुण जेटली से मिलने के बाद भारत छोड़ा था। जेटली उस समय वित्त मंत्री थे। ऐसे में मोदी सरकार भी सवालों में है। मोदी सरकार की नीतियों पर सपा चीफ ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सजा और फिर विधानसभा सदस्यता रद्द होने के मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला किया। तो क्या कहा अखिलेश ने, देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द होने पर बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगा दिया कि सिर्फ समाजवादियों की ही सदस्यता रद्द होती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द की है। अखिलेश यादव ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में बैठे लोग हमारे खिलाफ न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। उनकी सदस्यता तो नहीं जाती, सिर्फ समाजवादी नेताओं की ही सदस्यता रद्द की जा रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर न्यायपालिका पर कंट्रोल करने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ जजों को इसीलिए नियुक्त किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा, भाजपा के नेता न जाने क्या क्या भड़काऊ बातें बोलते हैं, इनके लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके लोग डीएनए पूछ रहे हैं, उनकी सदस्यता क्यों नहीं ली जा रही है, केवल समाजवादी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये न्याय सबके लिए एक समान है या जाति के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने न्यायपालिका की नियुक्तियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ जजों की नियुक्ति जातिगत सोच के आधार पर की जा रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। दरअसल मऊ से विधायक अब्बास अंसारी की विधायकी एक हेट स्पीच केस में दोषी ठहराए जाने के बाद समाप्त कर दी गई। खास बात ये रही कि इस कार्रवाई के लिए रविवार के दिन सचिवालय को खोला गया, जिससे राजनीतिक हलकों में इस कदम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में चुनाव आयोग को भी सूचना भेज दी है। अब मऊ सीट पर उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इसके बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में सपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। अब देखना होगा कि अखिलेश के इन सवालों पर बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। अखिलेश ने सवाल किया कि बीजेपी के उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है जो लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं। कार्रवाई सिर्फ समाजवादी नेताओं पर ही क्यों हो रही है और सबसे ज्यादा निशाना मुसलमानों पर साधा जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से वक्फ कानून भी लाया गया है। मोदी सरकार इस कानून का बचाव कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इस बीच सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। देश में वक्फ कानून को लेकर जारी विरोध के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया। ये एक केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए देश भर की वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इस पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन बेहतर करना और पारदर्शिता लाना है। इस पोर्टल के तहत देश की करीब 9 लाख वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्टर करना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन होगा। इस प्रक्रिया में 3 स्तर शामिल है। हर संपत्ति को 17 अंकों की यूनिक आईडी मिलेगी। लोगों की सहायता के लिए एक केंद्रीकृत हेल्पलाइन भी शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन ओटीपी के जरिए होगा और ये प्रक्रिया आईटी एक्ट के तहत संचालित होगी। रिजिजू ने कहा कि ये पोर्टल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और अवैध कब्जे रोकेगा। इससे गरीब मुसलमानों, अनाथों और विधवाओं को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि भारत में 9 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, जो विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन इनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। उन्होंने अपील की कि सभी 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करा ले, नहीं तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ सकता है। अब जहां एक तरफ सरकार इस पोर्टल के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और तमाम मुस्लिम संगठन अभी भी इस कानून के विरोध में मोर्चा खोले हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का तो ऐलान है कि कानून वापस न होने तक उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं वक्फ कानून का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर कभी भी फैसला आ सकता है। वहीं नजरें इस बात पर भी बनी हुई हैं कि इस पोर्टल को मुस्लिम संगठन और विपक्ष स्वीकार करेंगे या फिर इसे भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद पोर्टल से मुसलमानों की कितनी उम्मीद पूरी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि उसे वक्फ कानून पर फैसला सुनाना है। लेकिन आज आरबीआई की तरफ से जरूर देशवासियों को राहत देने वाला फैसला सुनाया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में आधा अंक की कटौती कर दी है। तो आरबीआई के इस ऐलान से क्या होगा असर, देखिए ये रिपोर्ट। आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने और आम लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की घोषणा की। अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गया है। ये फैसला मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक के बाद लिया गया।
यह इस साल तीसरी बार है जब रेपो रेट में कटौती की गई है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। इस कदम को आर्थिक विकास को बढ़ाने और महंगाई के दबाव को कम करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति के रुख को एकोमोडेटिव से बदलकर न्यूट्रल कर दिया है, यानी अब रेपो रेट में कोई बदलाव देश की आर्थिक स्थिति को देखकर किया जाएगा। दरअसल रेपो रेट वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। जब ये दर कम होती है तो बैंक सस्ते में कर्ज ले सकते हैं और इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचता है। आइए समझते हैं कि आम जनता पर इसका क्या असर होगा। होम और कार लोन सस्ते होंगे। रेपो रेट कम होने से बैंकों को सस्ता कर्ज मिलेगा। इससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें घट सकती हैं। आपकी ईएमआई कम होगी जिससे आपकी जेब पर बोझ हल्का होगा। अगर आप नया लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये सही समय है। कम ब्याज दरों के कारण लोन लेना अब आसान और सस्ता होगा। सस्ते कर्ज से छोटे और मझोले उद्यमों को फायदा होगा। इससे नए व्यापार शुरू करना और विस्तार करना आसान होगा, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सस्ते लोन से लोग ज्यादा खरीदारी और निवेश करेंगे। इससे मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। आरबीआई का ये कदम आम लोगों, बिजनेस और अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरा है। सस्ते लोन और बढ़ती मांग से देश की आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीनगर और कटरा के बीच में अपनी मनपसंद ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। साथ में उन्होंने पाकिस्तान को बहुत खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने किस तरह से सिंधु नदी समझौते को रद्द होने के बाद में कितनी भारत की मिन्नतें की वगैरह वगैरह। साथ में एक ख़ास बात इस ट्रेन की ये है कि इसमें हथियारबंद सुरक्षाकर्मी जो आतंकवाद से निपटने के लिए काफ़ी हैं वो हमेशा तैनात रहेंगे। लेकिन अच्छा होता कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में भी लगातार इस बात को बताते, लोगों को आश्वस्त करते और कहते कि वो इस तरह की घटना, जिस तरह की पहलगांव की घटना अभी हुई थी, उस तरह की दोबारा से नहीं होगी। उसके लिए अगर वो आश्वासन देते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि शैतान पड़ोसी अपनी हरकत से बात शायद ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।